जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एक एक दिन कट रहा है और आज 25 जनवरी 2024 सुबह में 9:30 से जो है हम लोग लाइव होने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ चुके हैं। तो ये वीडियो यानी आज के क्लास में 9:30 से अगर हम लोग लाइव जुड़ते तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 12th क्लास हिंदी चैप्टर 5, 6, 7, 8 को कवर करते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा नहीं कि ये क्लास नहीं हुआ, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका पढ़ाई बाधित न हो। आइए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता दें कि गद्य खंड का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, रोज है। ठीक है, तो आखिर ये क्या है? यह है एक कहानी, एक एकांकी है। अगर इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो लेखक कौन है? लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इस पाठ की यह विशेषता है कि एक महिला जो है, ऐसे तो लगभग सारे महिलाओं इस पाठ के अध्ययन से वैसे तो सारे महिलाओं की समस्याओं के बारे में पता चलता है, लेकिन मालती को इसका आधार बना करके बनाया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी यह पाठ हमें यह सिखाती है कि वह बाहर की दुनिया से क्या होना चाहती है, परिचित होना चाहती है। बाहर के खबरों से वह परिचित होना चाहती है, लेकिन कुछ कारण है जो उसे परिचित होने में बाधित करता है। वह नियत ही एक ही प्रकार के काम में जो है डेली यानी रोज उसका समय जो है कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रोज है। ठीक है, वह कुछ भी अगर घर में घटना होता है तो वह यह कह के टाल देती है कि रोज ही ऐसा होता है, यानी तो यहीं से रोज ही ऐसा होता है, इसीलिए इस पाठ का नाम क्या है, तो रोज है। देखिए, जहाँ तक पाठ 6 की बात है जिसका नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र। तो इस देश के क्रांतिकारी जिनका नाम क्या था, भगत सिंह है। उन्होंने इस देश के लिए मर जाना गंवारा समझा, लेकिन गुलाम रह करके जीना गंवारा नहीं समझा। भगत सिंह का अगर हम लोग जीवन परिचय के बारे में बात करें तो तमाम उनके जीवन से रिलेटेड घटनाओं में एक घटना 23 मार्च 1931 शाम 7:33 का यह जो घटना है, यानी हर किसी के दिमाग को हिला करके रख देता है। और आश्चर्य तो तब होता है जब उनको फांसी देना होता है और वो फांसी के समय भी जो है उस फांसी के वक्त भी हंसते हुए इस देश के लिए कुर्बान हो गए। और उनका ऐसा मानना था, वैसे तो वे आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे। ठीक है, तो मौत ये सब चीज़ से उनको तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता था। ठीक है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार था कि हम जिएंगे तो गुलाम रह करके नहीं। और इसी के लिए उन्होंने देश के लिए कुर्बान हुए भी। तो उसने कहा, ये जो है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें, एक लेख और एक पत्र क्या है, निबंध है। पाठ 6 का नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र, यह एक निबंध है। अगर इसका हम लोग राइटर की बात करें, रचनाकार की बात करें, तो रचनाकार का नाम क्या है, तो रचनाकार का नाम है भगत सिंह। क्या नाम है, भगत सिंह। और इस पाठ के माध्यम से भगत सिंह जो है सुखदेव को एक पत्र लिखते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि सुखदेव समस्याओं से घबरा करके, परेशानियों से घबरा करके
आत्महत्या करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये जघन्य एक तरह से अपने आप पर एक अपराध भी है, ठीक है। क्योंकि आत्महत्या ये कायरताओं में समझी जाती है। तो ये इस पत्र को, यानी पत्र के माध्यम से ये भगत सिंह जो है सुखदेव को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आत्महत्या यानी परेशानियों से घबरा करके आत्महत्या करना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कायरता की काम है, ये समझाते हैं। तो इस पाठ की मुख्यतः यह विशेषता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाठ 7 की बात करेंगे। तो पाठ 7 का नाम क्या है? पाठ 7 का नाम है ओ सादा नीरा। देखिए, सादा मतलब होता है हमेशा, और नीर मतलब जल, नीरा मतलब पानी, सादा पानी से भरा हुआ। तो ओ सादा नीरा ये जो है गंडक नदी के बारे में जो है बताने का प्रयास किया गया है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये वहीं चंपारण की धरती है जहाँ एक समय में घन जंगल हुआ करती थी, लेकिन ये वहीं चंपारण की धरती है। आज जंगल की जनसंख्या जो है बहुत ही कम, यानी सघनता जो है बहुत ही कम नज़र आ रहा है। और जहाँ तक ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब पेड़ पौधे होते थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 5 से 6 दिन में मैं आपके हिंदी के 12th क्लास के हिंदी के सिलेबस को हर तरफ से जो है कवर करवा दूँगा। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ, बशर्ते जो है आपको सुबह में 9:30 से लाइव जुड़ना है। और फिर 12th क्लास की इंग्लिश के लिए जो है हम लोग, चाहे वह आर्ट्स हो, साइंस हो या आईकॉम, ठीक है, यानी कॉमर्स से हो या साइंस से हो या आर्ट्स से हो, 12th क्लास की हिंदी, 12th क्लास की इंग्लिश यदि आपकी सब्जेक्ट है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सुबह में 9:30 से लाइव जुड़िएगा, 9:30 से, ठीक है, यानी 9:30 से। और फिर दोपहर 2:45 से आप 12th क्लास की हिंदी के लिए लाइव जुड़िएगा इसी चैनल पर, जिसका नाम क्या है, क्रांति जीके जीएस। तो इस तरीके से जो है इन 5 से 7 दिन में जो है एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देने की ये मेरी कोशिश है। तो आपको ये इस बात को याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि इसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। यानी कुल लेकर के ये बात है कि यदि आपको लगता है, चिंता लगता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, धैर्य बनाइए, हड़बड़ाने से घबराने से कुछ नहीं होता है। बस समय दीजिए, वो समय अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस आपको सफलता क्या मांगती है? समय, आपको समय देना पड़ेगा। तो आइए इसी जोर शोर से हम लोग अब बात करते हैं। तो पाठ 7 का नाम क्या है? पाठ 7 का नाम है ओ सादा नीरा, और ये भी क्या है, निबंध ही है। और इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो इस पाठ की यही विशेषता है मुख्यतः। उसके बाद में आता है पाठ 8, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिपाही की माँ। देखिए, ये नहीं कहा गया है किसी व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के नाम को रख करके माँ नहीं कहा गया है, सिपाही का माँ कहा, सिपाही का माँ कहा गया है। ये नहीं कि कहीं भारत का ही सिपाही हो, ये कोई निश्चित तय नहीं है कि किसी दूसरे देश का, ठीक है, सिपाही की माँ हो। बस यहाँ पर कहा गया है सिपाही की माँ, चाहे वह किसी भी देश की सिपाही हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक समाज में जो है पॉजिटिव थिंक को पहुँचाने के लिए जो है इस बात को हम भी कह पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः आप लोग समझिएगा सिपाही की माँ, इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सोच हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो सिपाही की माँ ऐसा है, मानक नाम का एक सिपाही है जो किसी दूसरे देश के एक सिपाही है, यानी दुश्मन देश के, ठीक है, उससे लड़ाई करता है। तो माँ ऐसा सपने में देखती है कि मेरा बेटा मानक जो है एक सिपाही के हाथों लग गया है, और वह सिपाही जो है मानक को उसका पीछा करते करते उसके घर तक ला करके छोड़ दिया है। मानक जो है दुश्मन सिपाही को मारना चाहता है और दुश्मन सिपाही जो है मानक को मारना चाहता है, यानी दोनों में जो है
प्रतिद्वंदी है, लेकिन माँ दोनों को समझाने की प्रयास करती है। ये स्वप्न देखती है, यानी देखिए सोच, और दोनों को ये समझाती है कि दोनों के पास परिवार है, दोनों के पास अपने बाल बच्चे हैं, अगर तुम एक दूसरे को मार दोगे तो फिर कैसे होगा। तो ये समझाती है, और इस तरीके से क्या होता है कि अंततः वह समझाने के ही मतलब विचार करती है जब तक उनकी क्या खुल जाता है, आँख खुल जाता है। और इस तरीके से उन्होंने स्वप्न से घबरा करके वो कहीं ना कहीं मानक के बारे में पता लगाती है कि सच तो मानक के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो मानक जो है, मानक की माँ जो है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, बिसनी नाम है। क्या नाम है? बिसनी। और कुंती जो है एक पड़ोसन है, ठीक है। और देखिए इसमें मुख्यतः 4 से 5 जो है, 4 से 5 जो है पात्र का नाम है। पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है मानक की माँ, जिसका नाम क्या है? बिसनी। एक मानक 2 हो गया, एक उसकी बहन यानी बिसनी की बेटी, जिसका नाम क्या है? मुन्नी। और तीसरा जो है, चौथा जो है एक पड़ोसन है, जिसका नाम क्या है? कुंती। तो ये जो है कुछ मुख्य पात्र हैं। इन पात्रों के सहायता से जो है इस पाठ के माध्यम से जो है मोहन राकेश हम लोग को ये समझाने की प्रयास करते हैं कि चाहे वह किसी भी देश का सिपाही हो, ठीक है, लेकिन उसकी माँ जो है वह सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र के लिए माँ नहीं होती है, हर किसी के लिए होती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं मोहन राकेश जी। तो आइए इस तरीके से जो है हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाठ 5 को देखेंगे, उसके बाद पाठ 6, उसके बाद पाठ 7, 8 हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाठ 5 को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। टाइम इज मनी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है चैप्टर 5 का, जिसका नाम क्या है? रोज। अगर हम लोग रचनाकार की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। पहला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो रोज शीर्षक याद रखिएगा, रोज, ठीक है। तो जब आप इनका नाम लीजिएगा ना, रोज इनका नाम लीजिएगा ना, तो रोज आपको दिक्कत होगा, ठीक है। क्या नाम लेने में दिक्कत होगा? तो रोज दिक्कत होगा। क्या लेने में? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। तो क्या दिक्कत होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ये आज दिक्कत होगा कि रोज दिक्कत होगा? रोज दिक्कत होगा। तो इसीलिए रोज जो पाठ है उसका रचनाकार का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। तो रोज दिक्कत होगा। तो रोज का राइटर कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञ जी का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था। अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अज्ञ जी का निधन कब हुआ था। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप यहाँ से कवर कीजिए, ठीक है, बहुत बेहतर रहेगा। बाद में जो है हम लोग सब्जेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो आप धैर्य बना कर के इस क्लास का जो है आनंद लीजिए तो सही। तो इनकी निधन कब हुआ था अज्ञ जी का? 4 अप्रैल 1987 को। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था मार्च में, मृत्यु हो गया अप्रैल में, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। और इनकी निधन की अगर हम लोग बात करें तो निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। तो जन्म हुआ 1907 में, ठीक है, और मृत्यु 1987 में, याद रहेगा ना। चलिए 7 मार्च 1907 नहीं 1911, 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ, 1911 में जन्म हुआ और 1987 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। रोज दिक्कत होगा नाम लेने में, तो इसीलिए रोज के राइटर कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, ठीक है। इनको शॉर्टकट में यानी इनको अज्ञ नाम से जाना जाता है। अज्ञ का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा विश्वास है कि हम लोग बिल्कुल एकदम आराम से चलेंगे, कहीं से भी हड़बड़ाने की कोई कोशिश नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, फिर इन्होंने लिखा कैसे? ये अपने आप में एक सवाल है कि नहीं? बिल्कुल सवाल है। जानते हैं क्या हुआ था? ये थे जेल में। कहाँ थे? जेल में। जब ये जेल गए हुए थे ना, तो वहाँ पर बहुत इनको समय, अथाह समय
अथाह समय जो है इनको मिल गया। ठीक है, इन्होंने लिखे भी बहुत सारे उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, कहानी लिखे, और जैसे कि आप लोग ये कहानी देख भी रहे हैं तो बहुत लंबा कहानी है। ठीक है, तो इनके लंबे लंबे कहानी जो है ये अक्सर लिखा करते हैं। तो इन्होंने लिखे तो जेल से ही लिखे ना, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पास जो है इनकी बात पहुंची, इनकी जो भी लेखन था वो पहुंचा। तो जब उन्होंने दिनकर जी ने देखे, ठीक है, तो बोले कि तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका नाम का पते नहीं चल रहा था कि कौन लिखे। अब जेल से बाहर रहते तब ना लोग देखते, तब ना लोग सुनते कि अच्छा हाँ फलाना व्यक्ति लिखा है। ये तो थे जेल में, लेकिन लिख इतने अच्छे रहे थे कि इनका नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया कि अज्ञात, पता नहीं ये कौन लिखा है। अब पता नहीं कौन लिखा है, जेल से बाहर निकलते तब ना पता चलता है कि कौन लिखे हैं। 10 को 5 को लोग देखते तो कहते हैं हाँ ये फलाना व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है। तो ये जेल से बाहर निकल भी नहीं कर रहे थे, मतलब उनका जितना दिन का सजा होगा उतने दिन का ना बाद निकलेंगे, मतलब उसके बीच में इन्होंने कुछ लिखे थे, लेकिन तो पता नहीं चल रहा था कि कौन लिखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको कह दिया गया क्या, अज्ञात। अज्ञात मतलब मालूम ही नहीं है कि कौन लिखा है। ठीक है, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया अज्ञेय, मतलब अज्ञात है, इनको कोई मतलब नहीं जानता है, इस तरीके से इनको नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अज्ञेय जो इनको एक उपनाम दिया गया। ठीक है, उपनाम दिया गया, इनका मूल नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन इनका उपनाम दिया गया अज्ञेय। तो इनको ठीक नहीं लगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने पचा लिया इस तरीके से कि चलो क्या भी दिक्कत है, तो इसीलिए तब से इनको जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, और इतना के बाद क्या बोल दीजिएगा, अज्ञेय, या तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इतना कहिएगा, नहीं तो शॉर्टकट में इनको अज्ञेय, तो याद रहेगा। चलिए, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, कसेया। ठीक है, कहाँ हुआ था, कसेया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था, कसेया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए, इनका जन्म दूसरे जगह हुआ था। अगर हम लोग इनकी मूल निवास के बारे में बात करेंगे तो इनका मूल निवास कहाँ था, ये पंजाब के थे। कहाँ के थे, पंजाब के, करतारपुर पंजाब। कहाँ, करतारपुर पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। देखिए, इस पाठ में एक बीमारी का चर्चा किया गया है जिसका नाम क्या है, गैंग्रीन। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, इसमें ज्ञान की बात है, आप इसको एकदम सहजता के साथ देखिएगा। इसमें ये नहीं कि स्किप कर दिए सब, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पाठ में एक बीमारी का नाम क्या है, गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या, मालती है, लेखक जो है ना, लेखक मालती के एक तरह से सखी थे। सखी मतलब सहेली, मतलब फ्रेंड। अगर कह दिया जाएगा इंग्लिश में फ्रेंड तो लगेगा फ्रेंड, और वहीं सहेली कह दिया जाएगा हिंदी में तो फिर दिक्कत की इस बात की है। ठीक है, और हिंदी में फिर दोस्त कहा जाएगा तो मतलब फ्रेंड थे। तो देखिए कि मालती तो पढ़ती लिखती नहीं है बचपन में। ठीक है, जाते थे पढ़ने, ये लोग चले जाते थे दूसरे जगह। लेखक फिर भी पढ़ते थे, लेकिन मालती साफा नहीं पढ़ती थी। और लेखक पढ़ते थे और बढ़िया से पढ़े तबे तो लेखक है ना, इतना सारा चीज़ लिखे। और मालती नहीं पढ़ी तो फिर वो सब में काम में चली गई, वहीं पढ़ी लिखी रहती तो फिर तो ऐसा क्या होता है कि लेखक जो है मालती के फ्रेंड है, और इस तरीके से जब इसका शादी हो जाता है मालती का, तो बहुत दिनों के बाद जाते हैं मिलने के लिए मालती से। 4 साल के बाद शायद, हाँ 4 साल के बाद जाते हैं मिलने के लिए। तो मालती है जो, मालती को देख कर कि इनको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये इसके अंदर कुछ सवाल हैं, इसके अंदर कुछ बात है, लेकिन ये कह नहीं पा रही है, ये छुपा करके रख रही है। लेखक का ऐसा थिंकिंग हो रहा है, और ये इस भाव से व्यक्त करते हुए इस पाठ में लिखे भी हुए हैं कि जाने पर ऐसा पता चलता है कि मानो कि किसी शाम की छाया मंडरा रही है, यानी कहीं ना कहीं कुछ मतलब उत्सुक ऐसा उनको प्रतीत होता है। खैर जो भी बात हो, लेखक बताते भी हैं कि मालती जो है, एक बार की बात है कि महेश्वर जो उसके पति हैं मालती के, ठीक है,
महेश्वर नाम है, और उनके मालती और महेश्वर की एक क्या है पुत्र भी है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे तरह से पद चिन्हित करने के लिए क्या बोल देते हैं, टीटी। क्या बोल देते हैं, टीटी। तो उनके मालती का बेटा का नाम क्या है या महेश्वर के बेटा का नाम क्या है, तो टीटी है। तो महेश्वर आते हैं शाम को, और एक शाम को आते हैं तो कागज़ में जो है आम लाए हुए थे। क्या लाए हुए थे, आम। तो ऐसे शाम का वक्त था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तो मालती जाती है, उस आम को उठाती है। महेश्वर बोलते हैं कि इसे धो करके लाओ। तो धोने के लिए जाती है, तो धीरे धीरे जाती है और उस अखबार को पढ़ते जाती है। तब ये बात जो है, ये सामने कौन थे, लेखक थे, यही देख रहे थे कि तो धीरे धीरे जा रही है और पढ़ते हुए भी जा रही है, और एक अखबार के टुकड़े को पढ़ रही है। एक समय था कि बचपन में पढ़ने जाती थी तो पढ़ती नहीं थी। पिताजी एक किताब ला करके दिए, बोले कि डेली के डेली 10 पेज 20 पन्ना जो है 10 पन्ना 20 पेज, ठीक है, तुम पढ़ो। लेकिन वो पढ़ने के बजाय डेली की डेली फाड़ के फेंक देती थी। पिताजी पूछे कि लाओ किताब, पूछे समाप्त कर दिए हो, तो कहती है हाँ समाप्त कर दिए हैं, लेकिन ये नहीं कि पढ़ के समाप्त किए हैं, समाप्त कर दिए हैं। तो कहते हैं कि लाओ पूछते हैं। तो बोली पढ़ने के बजाय हम फाड़ दिए हैं। तो खैर पिताजी जो है डांटे ओटे भी, थोड़ा पीटे भी। तो इस तरीके से जो है लेखक ये अंतर करते हैं कि एक समय था कि पढ़ने के समय फाड़ करके फेंक देती थी, और आज एक समय है कि फाड़ के फेंकने के समय जो है पढ़ती है। यही लेखक जो है अंतर करते हैं। इस पाठ के माध्यम से ये बताने का कहीं ना कहीं इस मैसेज से जो है समाज में कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग तो पहुँचेगी, हमें पूरा विश्वास है। तो वहीं महेश्वर पति हैं, जाते हैं सरकारी डिस्पेंसरी के, ये डॉक्टर हैं, और जाते हैं सुबह में 7 बजे चले जाते हैं, दोपहर में वही 2 बजे के आसपास आते हैं, ठीक है। फिर शाम को 1-2 घंटा के लिए चले जाते हैं, यानी मरीज जो भी है उनका हाल खबर लेने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का ऑपरेशन करते हैं तो गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करते हैं। तो अगर ये रोज़ अभी इस पाठ का नाम आप अभी मतलब सुन रहे हैं, इससे पूर्व इसका नाम क्या था, इससे पूर्व इसका नाम क्या था, तो गैंग्रीन था। क्या नाम था, गैंग्रीन। लेकिन अब इसका नाम क्या है, रोज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गैंग्रीन का लगभग मरीज डेली आ जाता था। और गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है, सवाल पूछेगा भी कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है जो किसी शरीर के किसी अंग पर, मतलब शरीर के किसी अंग पर हो जाता है तो उसको शरीर को वहाँ से काट करके फेंकना पड़ता है, ठीक है। एक मतलब कैंसर जिस तरीके से होता है ना, उसी तरीके से गैंग्रीन भी फैलता है। तो उस शरीर को, उस अंग को काट के फेंकना पड़ता है, वरना व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो उसी के ऑपरेशन करते हैं। मतलब डेली कहीं ना कहीं 1-2 मरीज तो गैंग्रीन के आ ही जाते हैं। औसतन बात करें तो डेली 1-1 मरीज आ जाते हैं गैंग्रीन के, रोज, ठीक है। तो इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया था, गैंग्रीन। लेकिन अब मालती पर इसको लिखा गया है, यानी मालती को रोज ही ऐसे काम करने पड़ते हैं, रोज ही ऐसा होता रहता है, इसीलिए नाम क्या है इसका, रोज पड़ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी है, एग्जाम में पूछेगा भी, लिख कर रख लीजिए। देखिए, तो रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम था गैंग्रीन नाम था। क्या नाम था, गैंग्रीन। देखिए इसमें जो हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। किस पाठ में आया है, तो रोज पाठ में आया है। किस पाठ में आया है, रोज पाठ में, ठीक है। चलिए हड़बड़ाइए नहीं, किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ में आया है, तो बताइए। तो 3 रोज बजता है कि नहीं बजता है, 4 रोज बजता है कि नहीं बजता है, 11 रोज बजता है कि नहीं, तो समझिए रोज बजता है तो रोजे पाठ में ना आएगा, समझे ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अज्ञेय किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे, अज्ञेय जो है किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे। ये जो हम लोग लाइव क्लास आने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। खैर आपको जो है तैयारी हो करके ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो अज्ञेय जो है किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे, किससे नहीं जुड़े हुए थे, तो कहाँ, वो थे पंजाब, समझे ना। तब पंजाब में आएंगे कि पटना में आएंगे, पंजाबे में ना जाएंगे तो पटना नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, युवक पटना, क्या,
युवक पटना से नहीं जुड़े थे, समझे, युवक पटना से नहीं जुड़े थे। ठीक है, सिर्फ आपको सुनना है, सिर्फ इस वीडियो को देखना है, समझे। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये सब नहीं समझिए, ठीक है, धीरे धीरे सब होगा। तो सिर्फ आप सुनिए, समझिए, बस देखिए, इससे से आपका जो है बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो युवक पटना से नहीं जुड़े थे, कौन? अज्ञेय जी। अज्ञेय ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की? ये देखिए, किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की। देखिए, कविता का जहाँ तक बात है तो यही 5-7 लाइन का है। हम आपके भेजा में बैठाएंगे इस क्वेश्चन को। इस बात को आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि 4 से 5 दिन में पूरे हिंदी के, यानी जो भी हिंदी का सिलेबस है 12th क्लास का, एकदम समाप्त हो करके रहेगा तो हो करके रहेगा। इस बात को नोट करके रखिए, एकदम 100% सही, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि कविता जो है, कविता 8-10 लाइन का हो जाता है, लेकिन कहानी हमको जहाँ तक उम्मीद है 8-10 लाइन में पूरा बात जो है स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगा। तो बताइए, कविता लिखना आसान है कि कहानी? तो अज्ञेय जी कविता लिखना आसान है, तो अज्ञेय जी पहले कहानी लिखना उचित मानेंगे कि पहले कविता? तो पहले कविता। तो शुरुआत किससे किए? कविता से किए, ठीक है। तो यह किस उम्र में थे, यानी कितने साल के थे कि ये कविता लिखना शुरू कर दिए थे? 10 साल की उम्र में थे, तब से ये कविता जो है लिखना शुरू कर दिए थे। यही क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कहानी, ठीक है, कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का लिखा नहीं था? तिरिक्ष। ऑप्शन क्या दिया है? तिरिक्ष। तो तिरिक्ष किनका है? तिरिक्ष उदय प्रकाश जी का है। तो किनका नहीं हो सकता है? तो अज्ञेय जी का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तिरिक्ष भी, ये भी बहुत अच्छी कहानी, मतलब ये सब लंबा कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है। आप जब सुनिएगा बहुत अच्छा लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है? ठीक है, जैसे ऐसे पूछा जाता है ना कि तुम फलाना काम किए हो, तो कितने लोग का जवाब होता है, ये पूछिए कि हम कौन काम नहीं किए, बाकी सब किए हैं, ठीक है। तो जब कोई इस तरीके से जवाब देता है तो ऐसा लगता है कि मतलब हर एक काम में हरफन मौला है, ठीक है, ऑलराउंडर है। तो उसी तरीके से ये पाठ पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अज्ञेय जी सारा का सारा लिखे हैं, लेकिन ये बताइए कि कौन नहीं लिखे हैं, मतलब सभी लिखे हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं, लगातार 3 क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन है कि अज्ञेय ने कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का लिखा नहीं था? तो तिरिक्ष। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो गोदान नहीं है। गोदान किनका है? गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। किनका है? मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। तो गोदान नहीं है। अब फिर देखिए कह रहा है कि कौन सा कविता संकलन अज्ञेय का नहीं है। खाली कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन जो है खाली इसमें आ रहा है कि कौन नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझे, यानी सब है खाली नहीं है, यानी सब काम किए हैं, बताइए कौन नहीं किए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा कविता संकलन अज्ञेय का नहीं है? आंसू। वो सब पुरुष हैं तो आंसू काहे लग पाएंगे, आंसू नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। आंसू किस पाठ में आया है? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। हाँ, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे ये, जैसे कौन? मालती, ठीक है, जैसे मालती, जैसे यह घर, जैसे यह मालती। तो यह किस पाठ में आया है? तो मालती जहाँ सुनिए तो ये तो रोज मालती का वैसा हाल था, तो यह रोज रोज रोज, तो किस पाठ में आएगा? रोजे पाठ में आएगा, ठीक है, रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है जी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ का उदाहरण है? इस समय मैं भी सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? तो किस पाठ में आया है? तरसती है मालती। हम कह ही रहे हैं कि जहाँ मालती का नाम सुनिए समझिए किस पाठ में आएगा? रोज। किस पाठ में? रोज। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पाठ यानी चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र।
ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं यानी शहीद आजम भगत सिंह। कौन है? शहीद आजम भगत सिंह। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना जो हमारे दिल में है, अभी इसे क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे आए आसमां हम दिखा देंगे तुझे, कितना इश्क और मोहब्बत हमें इस वतन से है। ये कौन? भगत सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनका जो है शायराना अंदाज था। तो कहीं ना कहीं इनके बोलने, देखिए भगत सिंह भले ही 23 साल के थे, लेकिन उतना ही साल की उम्र में जो है न जाने कई व्यक्तित्व के जीवन को पढ़ लिए थे। वे आंदोलन में तब से कूद पड़े थे जब वे 9वीं 10वें क्लास में थे। सोच सकते हैं कि कितने एज के होंगे। खुदीराम बोस जो 16 साल की उम्र में लगभग फांसी दे दिया गया, मुजफ्फरपुर का, पटना, बिहार, भारत। ठीक है, ये 16 साल की उम्र में थे, बम भड़का दिए थे। तो ये जो है कुछ क्रांतिकारी जो है, इनका नाम जो है इतिहास में कभी भी अमर रहेगा। ठीक है, जो लोगों के जुबानों पर रहेगा। तो यही भगत सिंह थे। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ठीक है, 28 सितंबर 1907 में हुआ था और मृत्यु जो है 23 मार्च 1931 को हुआ था। मृत्यु जो है 23 मार्च 1931 को हुआ था। हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगा चक नंबर 105। क्या नहीं याद रखिएगा? बंगा चक नंबर 105, बंगा चक नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान। ठीक है, बंगा चक नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, लायलपुर। और लायलपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? बताइए। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ थे? जहाँ इनके पिताजी थे, वो गांव का नाम क्या था? तो खटकल कड़ा। ठीक है, पंजाब। खटकल कला, पंजाब। ठीक है, थोड़ा उलूट पुलूट नाम है ये। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था विद्यावती। क्या नाम था? विद्यावती। आप लोग पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, तो विद्या है, मतलब इसी से याद रखिएगा, विद्यावती। और ही किसी के बारे में पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, लेकिन भगत सिंह के बारे में जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पढ़िएगा मतलब विद्या अर्पित कीजिएगा। इसीलिए उनके माता का नाम क्या है? विद्यावती। क्या नाम है? विद्यावती। अगर उनकी माँ नहीं होती तो भगत सिंह होते? नहीं होते। ठीक है, तो उनके माँ के चलते ही ना आप लोग पढ़ रहे हैं उनके जीवन के बारे में। तो इसीलिए विद्यावती उनके माँ का नाम क्या था? विद्यावती। और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? ये तब पूछबे मत कीजिए। जब अंग्रेज को मन किया जब उठा करके जेल में कर देता था लोग। और इसी को देख करके भगत सिंह ने खुद देखे कि चाचा अजीत सिंह वो भी शहीद कर दिए गए, उनको भी मार दिया गया गोली। ठीक है, और अंग्रेजों ने मारा। तो ये सब भगत सिंह तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गए थे जबकि उनकी उम्र लगभग 12 साल की थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। मत पूछिए, उसमें तो लाशों का भरमार लग गया था। कई दिन तक जो है उसमें खून लथपथ रहे इस तरीके से। कितने दिन तक खून? जिसका कौन गोली चलवाया? जनरल डायर। और उसको उधम सिंह ने वहाँ इंग्लैंड तक, उधम सिंह ने उसको मारने के लिए 15-20 साल इंतजार किया। समझे? हम लोग 1 साल 2 साल में हड़बड़ा जाते हैं, कोई काम नहीं होता है तो 10 मिनट में हड़बड़ा जाते हैं। समझे? भगत सिंह जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने देखा था। ठीक है, तब से जो है ये क्रांतिकारी अपने दिल, यानी तब ये सोच लिए थे कि हम अंग्रेज़ों को इस देश से सफाया करेंगे। और अंततः मरने के वक्त तक इन्होंने अंग्रेज़ों से पीछे नहीं हटे। उधम सिंह क्या क्या नहीं किए। उधम सिंह जो है जनरल डायर को सोच लिए। जिस दिन उधम सिंह देखे थे जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी दिन ये जो है उधम सिंह जो है अपने अंदर ये ठान लिए कि हम जनरल डायर को मारेंगे तो मारेंगे, भले मारने में 2 मिनट लगे या 20 साल लगे, लेकिन मारेंगे तो मारेंगे। और मार भी दिए। समझे? हाँ, इसके लिए उन्होंने अपना नाम चेंज कराया। 5-6 गो नाम रखे हुए अपना कि ताकि पहचान भी नहीं पाए। और उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? आज़ाद सिंह करके ऐसा नाम था। क्या नाम था? राम मोहम्मद आज़ाद सिंह। क्या नाम था उनका? राम मोहम्मद आज़ाद सिंह। देखिए, राम से मतलब हिंदू लोग। ठीक है आप, और
मोहम्मद से मुसलमान लोग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये नाम रख करके ये मैसेज देना चाहते थे, यानी लोगों में एकता कायम करना चाहते थे, हिंदू मुसलमान में एकता करना चाहते थे। क्योंकि देखिए राम मोहम्मद आज़ाद सिंह, ठीक है, राम मोहम्मद आज़ाद सिंह, इस तरीके से इनका नाम था। नाम बहुत सारे चेंज किए इन्होंने, वीज़ा भी बनवाए, कई देश गए, इन्होंने देशों को घुमा भी, सिर्फ और सिर्फ जनरल डायर को मारने के लिए। ना जाने इन्होंने नौकरी को भी छोड़ दिया, ना जाने कितना नौकरी छोड़े, कितना नौकरी किए, लेकिन अंततः कौन, उधम सिंह जो है जनरल डायर को आखिरकार अंत समय तक जो है मार करके ही दम लिए। ठीक है, देखिए तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 में जो है लगभग 12 साल की उम्र के थे भगत सिंह, तभी उन्होंने उस भारत माँ की मिट्टी को चूमा था और ये वादा किया था कि मरते दम तक इस देश के लिए लड़ता रहूँगा अंग्रेजों से, और लड़े भी भगत सिंह। बहुत ऐसे लोग मार दिए गए, पुरुष मार दिए गए, बच्चे मार दिए गए जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जैसे कि आप लोग इस बात से अवगत भी हैं, परिचित भी हैं। तो आइए इनका जन्म हम लोग बात कर रहे थे, इनके माता का नाम क्या था, विद्यावती, और पिता का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, अनेक बार गए थे जेल, इसमें क्या बड़ी बात है। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, अक्टूबर 1926 में हुई थी, ठीक है, बम भड़काए थे तो अक्टूबर 1926 में हुई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, अक्टूबर 1926 में। देखिए भगत सिंह ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करते थे, वो पढ़ाई करते थे। इस पाठ के माध्यम से भगत सिंह तो यही बताना चाहते हैं कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अरे तुम शिक्षा ले रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़े कि तुम सिर्फ शिक्षा ही लेने में उसमें समय तो मिलता ही है, तो कुछ देश का भी खबर रखो ना, ये भगत सिंह मैसेज देना चाहते हैं। और वैसे किए भी भगत सिंह। इतना कौन व्यक्ति है जो उस उम्र में उतना पढ़ा होगा, कोई नहीं, समझे, उतना जितने उन्होंने जीवनी के बारे में खंगाल करके रख दी, उन्होंने बहुत चीज़ का अध्ययन किया था, ठीक है। ऐसे ही क्रांतिकारी नहीं थे, वो अपना केस खुद लड़े, वो वकील को मतलब जो है वकील रखे भी नहीं, बोले कि अपना केस मैं खुद लड़ूंगा, और अदालत में जो है वो लड़े भी। और इस तरीके से जो है अलग बात है कि अंग्रेज़ों का चाल जो है दूसरा ही था, भगत सिंह को कैसे भी करके फांसी दिलवा देना, ठीक है। और फांसी तो हंसते हंसते तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों के तीनों जो है हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान हो गए, ठीक है। माँ रो रही थी जब गई हुई थी मिलने के लिए, तो भगत सिंह कहते हैं कि अरे माँ तेरा बेटा शहीद है, तू रो नहीं, इस देश के लिए शहीद होने जा रहा है, और तुम रोएगी तो आने वाला इतिहास यानी समय में लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही थी, इतने बड़े क्रांतिकारी, ठीक है, और इनकी माँ रो रही थी। तो भगत सिंह की माँ कहती है कि नहीं बेटे, तेरे खातिर मैं रोऊंगी भी नहीं। और वहीं हुआ कि तय हुआ था अगले दिन फांसी देने का, और शाम को ही फांसी दे दिया गया। बहुत सारा चाल था, यानी भगत सिंह को कैसा हूँ मतलब उनको फांसी दिलवाना ही था, एक तरह से साजिश था, किनका, अंग्रेजों का। खैर लेकिन भगत सिंह जो है मरते दम तक हंसते हुए रहे, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले लगाया, तीनों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। देखिए तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में हुई। भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है, तो भगत सिंह की कृतियाँ देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, ये भी है, युवक, मैं नास्तिक हूँ, ये भी है, अछूत समस्या, ये भी है, विद्यार्थी और राजनीति, ये भी है, सत्याग्रह और हड़तालें, ये भी है, बम का दर्शन, ये तो और है, बम से रिलेटेड तो वही थे, बम ये जो थे, ये इनके जो टीम थी, मतलब इनका जो पार्टी था, खुद बम बना लेते थे, ठीक है, ये जो है केमिस्ट्री वगैरह का अध्ययन करके। तो बम का दर्शन ये भी है, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, ये भी है, यानी इनमें से सभी है। भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य है तो कौन सा है, समाजवाद का आदर्श है, आत्मकथा, मौत के दरवाजे, ये भी है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ये भी है, ये तीनों के तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भगत सिंह की लिखी पुस्तकें, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसने कहा जब देश का भाग्य निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, सही है, और देश की आज़ादी के लिए, देश के भाग्य के लिए जो है अपने आप को झोंक देना चाहिए। ऐसा किनका मैसेज जो है, तो भगत सिंह का है। किनका है, तो भगत सिंह का है। भगत सिंह का शादी लग रहा था, ठीक है,
ये आए हुए थे घर पे, इनको मालूम नहीं था। तो भगत सिंह का शादी लग रहा था तो अचानक बोले कि ये मुझे मंजूर नहीं है। और जिस लड़की से इनका शादी लग रहा था उसको बुला करके पूछे, तुम क्यों मतलब ऐसा जीना चाहती है, तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं इस देश के लिए मर जाऊंगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे चलते किसी का जीवन जो है, कोई हमारे चलते विधवा बन जाए। इस तरीके से भगत सिंह जो है तो बोले कि मैं, समझिए कि मैं इस देश के लिए मरने के लिए ही, इस देश के लिए शहीद होने के लिए ही मैं जन्म लिया हूँ। भगत सिंह तो ये नहीं कि अपनी जो है पर्सनल चीज़ों के लिए ये सब उतना ध्यान नहीं रखते थे, बस देश के लिए ये समझिए पैदा हुए थे और देश के लिए शहीद भी हो गए। तो इस तरीके इनका कोई पर्सनल कोई ये सब चीज़ नहीं था, ठीक है। बस भारत गुलाम था, उस गुलामी को यानी इस भारत को गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए भगत सिंह को जो भी कुछ करना मतलब था उन्होंने कर दिया। और उसके लिए भगत सिंह कुछ भी कर सकते थे, किए भी। और इसके लिए हमारे, और ये जो है हमारे सामने जो है साक्षात उदाहरण भी है, ठीक है। तो देखिए हास्यास्पद शब्द देखिए, वहीं कह रहे हैं भगत सिंह कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः क्या कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, भुला देना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताएं। आस्पद क्या होगा, आस्पद। सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वर चंद, ठीक है, गुहा किस बात पर जोर दिया, तो वह यही बात पर जोर दिए कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन भगत सिंह का मानना है कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करें, लेकिन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। सोचिए अगर भगत सिंह पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिए रहते, मतलब देश का जो है खबर से अगर परिचित नहीं हुए होते, तो भगत सिंह के नामों के आगे जो है हमको ऐसा लगता है कि अमर भगत सिंह या शहीद आजम भगत सिंह का जो लक़ब मिला है, जो उपनाम मिला है, शायद नहीं मिल पाता। और ना जाने एक भगत सिंह ने ना जाने इस देश में कई हजार भगत सिंह युवाओं को खड़ा कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को गुलाम से छुड़ाने के लिए, गुलाम की जंजीर से छुड़ाने के लिए। एक भगत सिंह एक मॉडल थे भगत सिंह। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ में आया है, एक इसी में आया है, एक लेख और एक पत्र में। नेक्स्ट है कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है, तो याद रखिएगा अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 7 को देखते हैं, जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर इसके रचनाकार हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर है। क्या नाम है, जगदीश चंद्र माथुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र, ज से जगदीश, ज से जुलाई, ठीक है, जुलाई में पैदा हो गए। तो इनका जन्म कब हुआ था, देखिए ज से जगदीश और म से माथुर। तो ज से जब पहले है ना, तो पहले पैदा होंगे तो ज से जगदीश, ज से जुलाई, और बाद में मई माथुर है, तो म से मरना, ठीक है, ऐसा हम बता दे रहे हैं, म से मरना, म से मई, और म से माथुर, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ, जुलाई में, और इनका मृत्यु कब हो गया, तो मई में, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा हम बता दिए हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो ज से जन्म, ज से जुलाई, ज से जगदीश, ठीक है, तीनों ज से आ गए कि नहीं, ज से जुलाई, ज से जगदीश, ज से जन्म, और म से माथुर, म से मृत्यु, म से मई। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है कि नहीं। देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो ज से जुलाई, ज से जगदीश, आ ज से जन्म, ठीक है। तो जन्म, ज से जन्म, आ ज से जगदीश, जगदीश की, और ज से जुलाई। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर की जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 16 जुलाई 1917 में, 16 जुलाई 1917 में। आइए हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं। म से माथुर, म से मृत्यु, म से मई, ठीक है, मई। तो मई 14 मई 1978 में, ठीक है, तो 14 मई 1978 में हुआ था। 14 मई 1978 में मृत्यु, जन्म हुआ 16 जुलाई 1917 में, 16 जुलाई 1917 में जन्म, और मृत्यु जो है 14 मई 1978 में। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहाँपुर हुआ था, तो शाहजहाँपुर कहाँ है,
उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नहीं मिला। ठीक है, लेकिन क्या क्या मिला जी? आई देखिए, विद्यावारिधि की उपाधि मिली। ठीक है, कालिदास अवार्ड मिला। हाँ, कालिदास जो है, कालिदास ये आप लोग पढ़े होंगे, इस तरीके से है, तो कालिदास अवार्ड मिला। बिहार राज्य भाषा पुरस्कार ये मिला, लेकिन क्या नहीं मिला? ऑप्शन में टिक कीजिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या नहीं मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? तो आषाढ़ का एक दिन यही नहीं लिखी थी। फिर ये किनका है? तो किनका है? मोहन राकेश का है। किनका है? मोहन राकेश जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में आया है? तो ओ सदा नीरा में। किस में आया है? ओ सदा नीरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन 2021 का बोर्ड मॉडल पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम लिख के रखिएगा, जरूर आ सकता है। ठीक है, तो धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? भाड़े का मजदूर। क्या है? तो भाड़े का मजदूर। नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। किस पाठ में आया है? कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों का सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो किस पाठ में आया है? तो चंपारण। तो चंपारण ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा में आया हुआ है। किसमें? ओ सदा नीरा में। बस आप जो है इस डेली सुबह में 9:30 से आप हमारे साथ लाइव जुड़िए 12th क्लास की हिंदी के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि चाहे वो आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो ISC हो, ICOM हो, या क्या हो, IE हो, एकदम ये तरह जो है, जो भी 12th क्लास का हिंदी जो भी है, इसका सिलेबस सारे के सारे कंप्लीट होगा मात्र 3 से 4 दिन में। मात्र 3 से 4 दिन में। ठीक है, धैर्य बना करके वीडियो को देखिए। ठीक है, लास्ट तक, अंत तक, ताकि जो है बहुत कुछ का भी इन्फॉर्मेशन देने वाले, अभी नहीं देंगे, लास्ट में देंगे। ठीक है, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? किसने? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन किस पर कीजिएगा? जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन कैसे ताल है? तो मन जो है ना, मन खराब हो जाता है। तो मन तबे खराब हो जाएगा जब कोई बात को हम गहराई से सोचेंगे। तो मन मतलब गहरे और क्या? गहरे और विशाल। ठीक है, याद रखिएगा। तो मन कैसे ताल है? मन है मन नहीं, मन जैसे पानी जहाँ पर जमा होता है ना, ठीक है, नदी के जैसा होता है। एक समय में कभी दरिया रहा होगा और अभी जो बचा कुचा वहाँ पर गड्ढा हुआ होगा, उसी में पानी लग जाता है। तो इसी से याद रखिएगा, इसी को मन कहा जाता है। ठीक है, मन याद रखिएगा। मन कैसे ताल है जी? तो गहरे और विशाल, गहरे और विशाल। तब बताइए, मन के साथ साथ एक और इसका संगति आता है जिसका नाम क्या है? चौर। क्या नाम है? चौर। तो चौर कैसे हो जाएगा? उथले। क्या हो जाएगा? उथले। तो चौर कैसे ताल है? उथले। लेकिन मन तो गहरा और विशाल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 हो गया, 8, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिपाही की माँ जिसका नाम है, इसके लेखक की हम लोग बात करें तो मोहन राकेश है। ये देखिए, सिपाही की माँ एकांकी की एकांकीकार का नाम बताएं। मोहन राकेश, म से माँ, म से मोहन राकेश। सिपाही की माँ, किसकी माँ? किस शब्द पर हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं? माँ पर। तो म से माँ, म से मोहन राकेश। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम क्या है? तो मोहन राकेश नाम है। क्या है? मोहन राकेश। नेक्स्ट है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 8 जनवरी को। कब हुआ था? 8 जनवरी को, 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को। देखिए, मोहन राकेश कहने का मतलब है कि पाठ 8, पाठ 8, यानी मोहन राकेश कितने, कौन नंबर पाठ के लेखक हैं? 8 नंबर पाठ के।
तो इसीलिए 8 जनवरी को, किस जनवरी को? 8 जनवरी को, ठीक है। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी को। तो पाठ कौन सा है जी? पाठ कौन सा है? थोड़ा ये डिजिटल बोर्ड है तो इसको हम थोड़ा, चलिए, तो पाठ कौन सा है? तो 8 है। पाठ कौन सा है? तो 8 है। और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। पाठ 8, इसीलिए इनका जन्म जो है क्या? ज से जन्म, ज से जनवरी, याद रहेगा ना? तो 8 जनवरी 1925 मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? ये 8 पाठ के लेखक हैं, इसीलिए इनका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1972 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली, जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब। अमृतसर लहाना सिंह, याद है ना? अमृतसर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो म से मोहन, म से मदन मोहन, म से मोहन, म से मदन मोहन, ठीक है। तो इनका बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। लेकिन बाद में जो ये बड़े हुए तो इनका नाम क्या हो गया? तो मोहन राकेश। क्या हुआ? तो मोहन राकेश। तो बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। तो याद रखिएगा, पैर तले की जमीन। तो जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो कहाँ का जमीन देखेगा? कि पैर तले का जमीन नहीं धंस जाए, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, पैर तले की जमीन, ठीक है। या ये भी ध्यान रखिएगा कि अंडा के छिलका पर भी नहीं पैर फिसल जाए, तो इसे भी याद रखिएगा, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। तो याद रखिएगा, पैर तले जमीन, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, यही है किनका? तो इनके मोहन राकेश के एकांकियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बजे? सुबह हमें 9:30 बजे से लाइव डेली। कल 26 जनवरी है ना, तो कल हम लोग देखेंगे, लाइव आएंगे। क्या किया जाएगा? पढ़ाई है तो आना ही पड़ेगा, और गणतंत्र दिवस भी है कल। तो ये समय तारीख हम आपको इसलिए बता रहे हैं, एक एक दिन जो है हम आपके उंगली पर गिनवा रहे हैं कि जिस तरीके से एक एक दिन कट रहा है तो आपका भी एक एक पाठ कटना चाहिए, ठीक है। कल देखा जाएगा 26 जनवरी को, जिस तरीके से भी होगा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? हाँ, मोहन राकेश रचित हो गया, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश रचित नाटक का नाम लिखे। तो देखिए, आधे अधूरे, ठीक है, इनका नाटक का नाम है। तो आधे अधूरे तो नाटक, अब मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो काम पूरा नहीं किए, आधे अधूरे कर दिए, तो कोई कहेगा तुम नाटक ना किए हो, काम थोड़े किए हो, नाटक ना किए हो। तो इसी से याद रखिएगा, नाटक किनका? मोहन राकेश का नाम क्या था? माने मोहन राकेश के नाटक का नाम क्या था? तो आधे अधूरे। तो आधे अधूरे नाटक में जाएगा कि काम में जाएगा? नाटके में न जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, नाटक का नाम क्या है? आधे अधूरे, आधे अधूरे। नेक्स्ट है, लहरों के राजवंश, लहरों के राजवंश नहीं, हंस, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश का नाटक का नाम है। और तो मत पूछिए ना, यानी कितना बार ऑब्जेक्टिव में दे दिया, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, यानी ये सभी है, तीनों है। तो इसीलिए ऑप्शन देगा तो आप लोग तीनों पर टिक लगाइएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी पर, उपयुक्त सभी पर, तीनों पर टिक नहीं, ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। तो देखिए, उनके कहानी संग्रह का नाम क्या है? इंसान के खंडहर, नए बादल, ये भी है, जानवर और जानवर, ये भी है, एक और जिंदगी, ये भी है, फौलाद का आकाश, ये भी है, वारिस, ये भी है, मतलब सभी ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे, ये हो गया। नेक्स्ट है कि आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? मोहन राकेश लिखे हैं, और कौन लिखेगा? मोहन राकेश लिखे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम लिखे। तो ये देखिए, इनके द्वारा अनुदित पुस्तकें कौन कौन है? मृच्छक टिक्कम, मृच्छक टिक्कम, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मैंने जो भी आपको टेढ़ा मिलेगा ना, समझ, तो इन्हीं का समझ जाइएगा, किनका? मोहन राकेश का। एक और
एक औरत का चेहरा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। वो टेढ़े ना रहता है, उसको सीधा किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? सिपाही की माँ किस जो है एकांकी जो किस शीर्षक से ली गई है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? मतलब एकांकी है, सिपाही की माँ एकांकी है, तो किससे ली गई है? तो एकांकी में हम लोग क्या पढ़े थे? अंडे के छिलके, ठीक है, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ली गई। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से ली गई है। ये एकांकी भी है, कहानी भी अगर ऑप्शन देगा तो कहानी टिक लगाएगा, अगर एकांकी देगा तो एकांकी टिक लगाइएगा। अगर कहानी और एकांकी दोनों ऑप्शन में रहेगा तो एकांकी पर टिक लगाइएगा। किस पर? एकांकी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ से उद्धृत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ये माँ समझा रही है, ठीक है। मानक देखो, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, तो किस पाठ में समझाया जा रहा है? हाँ बताइए, सिपाही की माँ में। किसमें? सिपाही की माँ में, सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सिपाही की माँ होगा। नेक्स्ट है कि किसने लिखा है? नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़ कर के भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये समझा रही है। 2 लड़की आई है लोग, ठीक है, जो चावल दाल मांग रही है खाने पीने के लिए। बर्मा में लड़ाई हो रहा है, वहाँ से भाग करके आई है लोग, तो वहीं कह रही है। तो इसको किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। किस पात्र का कथन है? हाँ ये बताइए, कौन बोल रही है? कौन सा पात्र बोल रही है? ठीक है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। तो कौन काड़ा लड़की मांगेगी? मुन्नी। कौन? मुन्नी। ऑप्शन नंबर मुन्नी पर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन। किस कहानी का? तो नई कहानी आंदोलन की। हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कवर किए, चैप्टर नंबर 6 को कवर किए, चैप्टर नंबर 7 को कवर किए, चैप्टर नंबर 8 को कवर किए। आज 4 चैप्टर को कवर किए हैं, कल 6 चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। कल कितने चैप्टर को कवर करेंगे हम लोग? 6 चैप्टर को, ठीक है। फिर अगले दिन जो होगा 6 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, उसके बाद ख़त्म। समझ आएगी कि नहीं? तो इस तरीके से जो है आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा वक्त है कि आप इसमें अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला कर देंगे ना, तो आपको 100 व्यक्तियों के भला करने का जो है बराबर जो है, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके से आप लोग, तो कल फिर हम लोग लाइव जुड़ेंगे 9:30 AM से सुबह में, और शाम को 2:45 से आज 25 तारीख को फिर होगा लाइव क्लास इंग्लिश के लिए। लेकिन आज 25 जनवरी 2024 है, तो कल 26 जनवरी 2024 को है। हम लोग सुबह में 9:30 से है जो लाइव जुड़ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो गणतंत्र दिवस है, लेकिन क्या कीजिएगा, 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। जो भी होगा आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन आप मान करके चलिए कि हम लोग लाइव रहेंगे 9:30 से, ठीक है। सुबह में 9:30 से, और शाम को जो है इंग्लिश, यानी कल 26 तारीख को सुबह में 9:30 से जो है 12th क्लास के हिंदी, और शाम को 2:45 से 12th क्लास के इंग्लिश के लिए हम लोग लाइव रहेंगे इसी चैनल पर, क्रांति जी के जी। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।